Hello everyone, Sudhi Shukla is here to deal a beautiful chapter Democracy and Diversity with you. इससे पहले हम लोग क्लास 10th के दोनों चैप्टर पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म जो कि सिविक्स के चैप्टर हैं, हम उन दोनों को कवर कर चुके हैं। अब पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म समझने के बाद हमें आगे आना है इस चैप्टर में, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किसी देश में जो डाइवर्सिटी है वो पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करती है, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करती है, और डेमोक्रेसी क्या है। इस बात को हमने क्लास 9th में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, बहुत बेहतर तरीके से समझा है। आपको उसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो एक मैंने वीडियो भी बनाया है क्लास 9 का, जो उसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी के शाब्दिक अर्थ से लेकर के उसके ब्रॉडर मीनिंग, उसकी नैरो मीनिंग, फिर उसके बाद उसकी ब्रॉडर मीनिंग, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। और आपको उतना समझ में आना चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में, तभी आगे बेहतर समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिफरेंस का क्या असर पड़ता है, डाइवर्सिटी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है। हम इस चैप्टर में एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझेंगे कि डिफरेंस होता क्या है, हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी क्या होती है, हम देखेंगे कि डिफरेंस की वजह से कैसे डिवीजन होता है, हम देखेंगे कि डिफरेंस किस बेसिस पे होता है, आया कहाँ से डिफरेंस, अंतर कहाँ से आया समाज में, समाज में अंतर कितने प्रकार का होता है, सोशल डिफरेंस कितने टाइप का हो सकता है। उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से, जिनके जो प्रभाव डालते हैं उसका असर पॉलिटिक्स पे होने से, और कौन सी चीज़ें उसे बेहतर करती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे और आपको बेहतर आपके अंदर बेहतर समझ डेवलप होगी डाइवर्सिटी की और डेमोक्रेसी की, इसके साथ रिलेशन की। तो ठीक है भैया, जैसे फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग हमने दो केस लिया था, दो स्टोरी ली थी श्रीलंका की, बेल्जियम की, समझने के लिए कि देखिए भैया बेल्जियम में ऐसा ऐसा हुआ, फिर वहाँ पे अकोमोडेट किया, वहाँ की सरकार ने अकोमोडेशन हुआ, लेकिन श्रीलंका में ऐसा केस नहीं हुआ, तो फिर वहाँ सिविल वार लेड हो गया। तो दोनों तरह हमने समझा कि पावर शेयरिंग जरूरी है। तो यहाँ शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की एक स्टोरी से। ठीक है, हम लोग एक स्टोरी को उठाएंगे, वहां से समझने की कोशिश करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को, और आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने चैप्टर में, और हमें ओवरऑल इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ 1968 की बात है। पहले तो एक बैकग्राउंड में एक और चीज समझते चलिए इस कहानी के साथ साथ, कि उस समय पैरेलल वर्ल्ड में यानी दुनिया में क्या हो रहा था, साथ में क्या हो रहा था। एक बात आप समझते चलिए। देखिए भैया, आपको मालूम है कि स्लेवरी सिस्टम हमारे वर्ल्ड में काफी प्रोमिनेंट था। अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में भी हर जगह स्लेवरी सिस्टम था। और जब कोई दूसरी कंट्री किसी पे रूल कर रही होती है तो वहाँ से स्लेव्स ले जा करके अपने कंट्री में या अलग अलग जगह ट्रांसफर किए जाते थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। इनफैक्ट आपने पढ़ा था, याद करिए, श्रीलंका वाले केस में, कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिश रूल था तो इंडिया से काफ़ी ढेर सारे जो लोग हैं वो एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका ले जाए गए थे, और फिर वहीं पे वो बस गए, क्योंकि बाद में इंडिपेंडेंस हुई तो फिर वो सब वहीं रह गए, तो उनके बच्चे, आगे जनरेशन जो है वो सब वहीं पे रहने लगी, और आज वो वहाँ पे तमिल्स के तौर पर रह रहे हैं। ऐसा फिजी में भी है, ऐसा कई जगह, ऐसे कई देश में है। तो बात अमेरिका की अगर करते हैं, यूएसए की, तो वहाँ पे क्या था कि अफ्रीका से स्लेव्स लाए गए थे। ठीक है, फाइन। वो बहुत पहले समय में, तो वो ब्लैक्स थे, अमेरिकन तो वाइट थे भाई, ब्लैक्स तो भाई नीचे ही होते हैं उनके उनके अकॉर्डिंग, तो ब्लैक्स लाए गए थे। लेकिन फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ी चीज़ें ठीक होने लगी, और जो ब्लैक है वो इकोनॉमिकली ठीक होने लगे। स्लेवरी के एबॉलिशन के बाद ब्लैक अच्छी सिचुएशन में थे, तो वो लोग एज ए इक्वल सिटीजन एक कंट्री में रहने लगे। और अब आज आगे भी जो वो ब्लैक पीपल थे, उनकी जनरेशन है वो इक्वल है उन दोनों, मतलब एज अ सिटीजन रह रही है अमेरिका की। लेकिन बात यह है कि ब्लैक को अधिकार एक बार में नहीं मिले। बहुत बेकार सिस्टम था अमेरिका में, जिसे हम अपर्थीड सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे वाइट का डोमिनेशन था ब्लैक के ऊपर। ब्लैक्स को नीचा दिखाया जाता था, नीचा समझा जाता था, मतलब वही है ना कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, इस टाइप से वहाँ पर ट्रीट किया जाता था लोगों को, और बहुत बुरी स्थिति थी। उन लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता था। तो उस दौरान 1954 से लेकर के 1968 तक अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चला था, यानी अधिकारों के लिए अपने मांग चली थी, वहाँ पे मूवमेंट चला था। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, नॉन वायलेंस के साथ, अहिंसा के साथ लड़ा जा रहा था, जिसको लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि मार्टिन लूथर उसे लीड कर रहे थे, और वो 14 साल का संघर्ष जो था, और फाइनली वहाँ पर उनको इक्वालिटी मिलती है।
सफल भी होते हैं वो लोग। लेकिन आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1968 में वर्ल्ड में यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पे ब्लैक्स के अधिकारों की मांग की जा रही थी और बराबरी की मांग की जा रही थी। ये सब कुछ चल रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। अब 1968 में और क्या होता है, ओलंपिक्स देखिए, हर साल जब भी अलग अलग गेम होता है ओलंपिक का, जब भी तो अलग अलग जगह पे कहीं उसका जाता है, ठीक है। तो 1968 में जब ओलंपिक हुआ था तो वो मैक्सिको में हो रहा था। 1968 में मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे अपने सामने, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे अपने सामने तो यहाँ अगर एशिया है, इतना तो आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है, यहाँ पे अगर एशिया है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में ऊपर यूएसए है और यूएसए के पास में नीचे वहाँ पे मैक्सिको है। यूएसए के पास में बॉर्डर में यानी कि उसके मैक्सिको है, तो आप इतना समझिए नॉर्थ अमेरिका में लोकेट करता है मैक्सिको। तो मैक्सिको में 1968 में ओलंपिक हो रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं, रुको। 200 मीटर की रेस होती है, एक इवेंट है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है। काफी अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं वहाँ पे। तो एक था 200 मीटर रेस था, ठीक है, उसमें 3 लोग जीतते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिलता है, फाइन। लेकिन सुनो जरा सा, जब वो लोग 3 लोग खड़े हो रहे होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ उनके बारे में, जॉन, टॉमी और पीटर नॉर्मन। तो ये 3 लोग जब खड़े होते हैं कुछ इस तरीके से खड़े होते हैं, वहां पे कुछ ऐसा एक्शन होता है कि वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर देता है, यानी सब लोगों का ध्यान वहां पहुंच जाता है, सबका अटेंशन उधर हो जाता है, कुछ ऐसा वहां पे होता है। उस पर हमको थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है भैया। तो तब हम इस चैप्टर पे उतरेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंस समझ में आएगा और क्या होता है, इस पे बात करना शुरू करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिको की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1968 में, ओहो, मैंने आपको बताया कि 1968 में ओलंपिक था, कहाँ पे, मैक्सिको में। तो हाँ भैया, यहाँ फर्स्ट रैंक पे कौन थे, टॉमी स्मिथ, सेकंड में पीटर नॉर्मन और थर्ड में कौन थे, जॉन कार्लोस। इन्हें गोल्ड मिला, इन्हें सिल्वर मिला, इन्हें ब्रॉन्ज मिला। जैसे होता नहीं आमतौर पे ऐसे ऐसे सेट किया जाता है, यहाँ फर्स्ट वाला रहता है, फिर यहाँ सेकंड वाला रहता है, यहाँ थर्ड वाला रहता है, ऐसे खड़े होते हैं ना। तो ये तीनों लोग का ऐसा सीन हुआ, लेकिन क्या अलग हुआ, क्या इन लोगों ने किया, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। भैया जो टॉमी और जॉन है, थोड़ा इनके बारे में पहले जान लीजिए। जो टॉमी और जॉन है वो अमेरिका के थे, मैंने अभी बताया ना, अफ्रीकन अमेरिकन जो हुआ करते थे, जो लोग पहले अफ्रीका से लाए गए थे, जिनके फोर फादर्स जो थे वो थे ये, उनकी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, यानी कि ये उस डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे, खुले शब्दों में कहा जाए तो, है ना। तो टॉमी और जॉन ये यूएस एथलीट थे जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे। इन्होंने उस दिन क्या किया, वो ब्लैक सॉक्स पहन के गए, जो कि ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्लैक ग्लोव पहने और क्लेंच्ड फिस्ट, और उन्होंने क्लेंच्ड फिस्ट किया। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात, वो सॉक्स पहन के गए थे वहां पे। जनरली क्या होता है, शूज पहन करके जाते हैं, सॉक्स पहन के गए थे इन द सेंस, ये मत लो इंडिया वाला कॉन्सेप्ट कि हम लोग जैसे कहीं ऐसी पूजनीय जगह में जाते हैं तो शूज खोल के जाते हैं, ऐसा ना, वैसा सिस्टम नहीं है। वो ब्लैक सॉक्स पहन के गए थे, मेडल पहनने, हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे। और ये जो क्लेंच्ड फिस्ट लाइन है ना, उन्होंने क्लेंच्ड फिस्ट किया, ये एक ईडियम है। जैसे हम कभी अपना क्रोध, एंगर अपना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तो वहां पे ईडियम यूज किया जाता है जनरली, क्लेंच्ड फिस्ट। और उन्होंने एक्चुअली किया क्या था, जैसे हम लोग जिंदाबाद करते हैं या ऐसा कोई नारा देते हैं ना, ऐसा ये पोजीशन होता है, ये वाला जो, इसको बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। और ये एज ए ईडियम भी यूज किया जाता है कि अपने क्रोध को, अपना प्रोटेस्ट को शो करने के लिए यूज होता है। तो ये लोग भाई साहब वहां पे ब्लैक सॉक्स के साथ पहुंच गए, मोजे के साथ। उस वक्त नहीं कोई इतना इंटरप्ट करता है ना, लेकिन बाद के लिए काफी मतलब प्रोमिनेंट हो गया, अरे ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने। तो ब्लैक सॉक्स पहन के गए, वो शो कर रहा था पॉवर्टी, कि लोग झेल रहे हैं, कितनी गरीबी से झेल रहे हैं। ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था उनका वो काला मोजा, उस गरीबी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उन्होंने जो ब्लैक ग्लव्स पहने थे वो डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है यूएस में। ध्यान दीजिए उधर, वहां लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, केवल इस बात में अंतर में कि आप ब्लैक है, आप व्हाइट हैं। और उन्होंने अपना क्लेंच फिस्ट यानी कि अपना आर्म ऊपर किया हुआ था और विरोध कर रहे थे, ऐसा शो किया था, यानी अवार्ड बना दिया गया। तो दोनों लोग इस पोज में थे, आपके एनसीईआरटी बुक में वो तस्वीर दी गई है। कौन, जॉन स्मिथ और आपके टॉमी। और भैया जो आपके ये थे सर थे पीटर नॉर्मन, इनकी क्या कहानी है सुनिए। ये ऑस्ट्रेलिया के एथलीट थे, बात को समझिएगा, ये यूएस के नहीं थे, ये ऑस्ट्रेलिया के एथलीट थे। लेकिन ये इस बात का समर्थन कर रहे थे कि सही कह रहे हैं ये लोग, सही बात ये बोल रहे हैं। और इस समर्थन में उन्होंने क्लेंच फिस्ट नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, मोजे नहीं पहने, उन्होंने अपने शर्ट में
सिविल राइट का, ह्यूमन सिविल राइट का, मानव के अधिकारों को सपोर्ट करने वाला बैच पहना हुआ था। तो ये जब उसको पहन के वहाँ अवार्ड लेते हैं तो ये कंफर्म होता है, ये शो होता है कि भाई ये जो पीटर साहब है, पीटर नॉर्मन साहब है, वो उन दोनों लोगों के सपोर्ट में ऐसा कर रहे हैं, ये वहां पर शो हो रहा है। यानी कि ये सीन आप देख रहे हैं जब उन तीनों को अवार्ड मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि दो लोग आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं उन अफ्रीकन अमेरिकन की तरफ, उन ब्लैक्स की तरफ जो अमेरिका में झेल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, परेशान हैं। और पीटर नॉर्मन साहब उस बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जी बिल्कुल उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा सीन हुआ। हालांकि इंटरनेशनल एसोसिएशन जो ओलंपिक्स का है, उसने इन दोनों को एज अ पनिशमेंट इनसे इनके जो गोल्ड और ब्रॉन्ज थे, इनको गोल्ड मिला था ना, ये भी याद रखते चलना है, इनको टॉमी स्मिथ को गोल्ड मिला था और जॉन कैर्लोस को ब्रॉन्ज मिला था। फर्स्ट आए थे, थर्ड आए थे, ये बीच वाले सेकंड आए थे। तो इनसे गोल्ड और ब्रॉन्ज इनका ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। मतलब ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है ओलंपिक्स का, उसका कहना है कि आप अपना ये घरेलू मुद्दा, डोमेस्टिक है जो आपके देश का है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये जो पर्सनल मुद्दा है, इसको आप यहाँ स्पोर्ट्स वाली फील्ड पे क्यों लेके आ रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म में इस बात को क्यों बोल रहे हैं। किसी का विचार लेकिन ये भी हो सकता है कि आदमी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म जो उसके बस में होगा वही तो देखेगा ना। लेकिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक्स जो थे, उस संस्था ने, उस इंस्टीट्यूशन ने, हेड ने उनके ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल को वापस ले लिया। और जो पीटर नॉर्मन साहब थे, इन्होंने तो सपोर्ट किया था, तो इनके इनके बैच नहीं वापस लिए गए, इनके मेडल नहीं वापस लिए गए इन्हें। लेकिन अगली बार से ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं रखा गया। इन्हें अगली बार से स्पोर्ट्स में किसी भी इवेंट के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम में नहीं रखा गया, नेशनल टीम में। ऐसा इन लोगों के साथ हुआ। दुख भरी कहानी है। लेकिन जब ये ऐसा हो गया ना, ये वाला सीन इन्होंने कर दिया ना, तब उसके बाद पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में मतलब इनकी तरफ अटेंशन एक्चुअली में चला गया लोगों का। लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। और अमेरिका में भी फिर वही होता है ना कि फिर सब लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं कि अच्छा आपके देश में इतनी प्रॉब्लम है, ये चल रहा है आपके देश में। तो चीजें काफी बेहतर हुई और उनके एफर्ट को याद किया जाता है इसीलिए। और टॉमी और जॉन स्मिथ जिस यूनिवर्सिटी में, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, बाद में 2005 में इनका स्टैचू भी वहाँ पे बनवाया गया उसी पोजीशन में। सैन होस करके है एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इनका स्टैचू बनवाया गया 2005 में। और जब 2006 में पीटर नॉर्मन साहब की डेथ हुई, उनकी भी तो बात होगी ना भाई। उनको ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं रखा गया तो उनके साथ क्या हुआ फिर। उनका स्टैचू तो नहीं बना, सैन होस में जो स्टैचू बना था उन दो लोगों का बनवाया गया था उससे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के वो, उस स्टेट यूनिवर्सिटी के वो फॉर्मर स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन पीटर नॉर्मन साहब की जब डेथ होती है 2006 में ऑस्ट्रेलिया में, तो जो दो भाई हैं, ये सगे भाई नहीं है, मतलब जो ये पीटर नॉर्मन के भाई थे, स्मिथ और टॉमी, ये एज अ पॉल बियरर वहां पे जाते हैं। पॉल बियरर मतलब होता है जैसे जो कंधा देते हैं ना डेथ होने के बाद, जो चार कंधे मतलब लेके जाते हैं लोग, जो कंधा देते हैं उसको बोलते हैं पॉल बियरर्स। तो एज अ पॉल बियरर्स जो टॉमी हैं और स्मिथ हैं, वो पीटर नॉर्मन के रहे उनके डेथ के बाद। तो ये एक इवेंट थी, ये एक छोटा सा कहानी थी जिसको आपको समझना है कि सोशल डिफरेंस ये क्या था, ये ब्लैक वाइट क्यों, इतना डिस्क्रिमिनेशन किस बात का था कि लोगों को ऐसे अधिकारों की मांग करना पड़ा, लोगों को ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ा, ऐसी व्यवस्था आई। अब हम इस चैप्टर में इसको समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, है ना। छोटा सा केस है, कहानी नहीं है। इन्होंने बैच पहना था जो ह्यूमन राइट्स का शो करने के लिए, सब मैंने आपको बताया। और तो उन्होंने उनको दोषी ठहराया और उनके ले लिया गया, इनको ओलंपिक्स में नहीं रखा गया। या आप ऐसा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना, चैप्टर को शॉर्ट करके, जैसे एनसीईआरटी का आपका 5-6 पेज का चैप्टर, तो मैं उसको 1.5 पेज में, 2 पेज में एक बार में हम कर लेते हैं, ताकि पढ़ने वाले को भी बेटर रहे और चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। वो भी तो कला होती है ना सर। लेकिन एक्शन सक्सीडेड था, भले ये सब वापस ले लिया गया, इनका इनके साथ दिक्कत हुआ, लेकिन एक्शन सक्सीडेड हुआ। और सैन जोस नाम था यूनिवर्सिटी को, जिसको सैन होस प्रोनाउंस करते हैं, वहां पे इनका स्टैचू लगा। आपको ये बातें याद रखनी है। नॉर्मन साहब 2005 में डेथ हुई थी, इनकी स्टैचू 2005 में लगी थी। ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग, तो ये जो था काफी लैंडमार्क साबित हुआ सिविल राइट मूवमेंट के केस में। और हम लोग आते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा इस पे बात करते हैं हम लोग। हम लोगों को इस पे बात करनी है कि डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है और डिविजन्स क्या है, जरा इस पे बात करनी है हमको। जब दो लोगों में समानताएं होंगी, कॉमन होगी कोई चीज, लगभग एक जैसे होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमिलर है, सिमिलैरिटीज है, कोई चीज कॉमन है, एक जैसी है। जब उनमें अंतर पाए जाएंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, डिफरेंस है। ठीक है, फर्क है दोनों में।
जब डिफरेंस की खाई को बहुत ज्यादा करके दोनों को अलग अलग बांट दिया जाता है तब उसे डिवीजन कहते हैं। डिफरेंस होने, डाइवर्सिटी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लोग हो सकते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। हम हैं, आप हैं, या क्लास से शुरू करते हैं। चलिए, क्लास में आपके बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। डिफरेंस ये है कि वो मेल जेंडर में बिलोंग कर रहे हैं, वो फीमेल जेंडर में बिलोंग कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस तो होगा ही, सोसाइटी में आप रहेंगे तो ना, एक जैसे तो नहीं हो सकते सब लोग। जेंडर के बेसिस पे वो फीमेल्स हैं, वो मेल्स हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिमिलैरिटी क्या है? वो आर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉइंट, दोनों एजुकेशन पॉइंट के स्टूडेंट हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, ये सिमिलैरिटी है, फाइन। लेकिन आप ये जेंडर वाली चीजों को लेकर के अलग अलग करेंगे, ये लोग अलग बैठेंगे, ये लोग अलग क्लास में रहेंगे, ये लोग अलग क्लास में रहेंगे, इनको अलग पढ़ाया जाएगा, इनको अलग पढ़ाया जाएगा, फिर ये डिवीजन क्रिएट करेगा डिफरेंस से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं फीमेल हूँ, मेरे साथ कोई मेल है, ये डिफरेंस है, इट्स ओके, देयर डिफरेंस एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम डिवीजन में होता है। डिफरेंस है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, कोई मेल है, या मैं मेल हूँ, कोई फीमेल है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, या हम मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? हम इस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे कास्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कास्ट का भी प्रॉब्लम होता है ना, हिंदू तो हिंदू, हिंदू में भी ब्राह्मण है, तो कोई क्षत्रिय है, तो वो पढ़ रहे हैं, हम में डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटी है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? और जब डिफरेंस को आप काफी ज्यादा उसकी खाई पड़ती चली जाएगी और आप उसको लेकर के अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, तब वहां पे क्या होता है? डिवीजन हो जाता है। तब वहां पे क्या होता है भैया? डिवीजन होता है। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? तो डिफरेंस अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपको एग्जाम्पल देने होते हैं। जैसे कि अगर बात करें डिफरेंस सिमिलैरिटी में, पीटर नॉर्मन साहब जो थे, पीटर नॉर्मन साहब ऑस्ट्रेलियन है, वो ब्लैक्स नहीं है, ठीक है, ये स्मिथ से और टॉमी से अलग हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? दोनों लोग स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप है उनके अंदर, दोनों लोग के अंदर, ह्यूमन है बेसिकली यार। सबसे बड़ा सिमिलैरिटी तो यही है कि ह्यूमन है दोनों लोग। फिर उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप है, दोनों के अंदर कॉमन स्पोर्ट्समैनशिप है। और डिफरेंस क्या है? कि वो ब्लैक है, वो व्हाइट है, डिफरेंस है। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल। तो डिफरेंस अंतर से आता है, डाइवर्सिटी से आती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिमिलैरिटी एक जैसी चीजों से आती है। और डिवीजन कब होता है? जब हम डिफरेंस की खाई को बड़ा करते हैं और दोनों को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब डिवीजन होता है, ठीक है। अब अगर हम ये पता करें, ये इस बात को समझे कि डिफरेंस, जो सोशल डिफरेंस है, जो समाज में डिफरेंस है, वो कहाँ से आया। अगर हम बात करें कि जो सोशल डिफरेंस है समाज में, वो कहाँ से आया, तो देखो दो चीजें होती हैं। और कितनी चीजें होती है भैया? दो चीजें होती हैं। सोशल डिफरेंस दो चीजों की वजह से ओरिजिनेट होता है, बर्थ होता है डिफरेंस का, सोशल डिफरेंस का। पहला है बाई बर्थ, जो वर्ड यूज किया जाता है एक्सीडेंटली, बाई बर्थ। और दूसरा है बाई चॉइस। देखो, जब जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो वो सोच के तो आता नहीं है वहां से कि हम जा रहे हैं, हम महिला बन के पैदा होंगे, हिंदू धर्म में पैदा होंगे और इस कास्ट में पैदा होंगे, ऐसा सोच के तो कोई आता नहीं है पहले से। या फिर कोई पहले से जन्म ले रहा है तो बोलेगा नहीं, हम क्रिश्चियनिटी में ही जन्म लेंगे, उसमें भी हम कैथोलिक्स में ही जन्म लेंगे, और हम फीमेल नहीं, हम मेल बनेंगे, ऐसा सोच के तो कोई आता नहीं है। जिसका जहाँ पे बर्थ हो गया, जन्म हो गया, वो उस सोशल डिफरेंस से पैदा होते ही अलग वहां पे डिफरेंस आ गया कि एक बच्चा हिंदू के घर पैदा हुआ, एक बच्चा मुस्लिम के घर पैदा हुआ, एक बच्चा जैन के घर पैदा हुआ, एक बच्चा बुद्ध के घर पैदा हुआ, बुद्धिज्म के घर पैदा हुआ, एक बच्चा जो है वो हिंदू में भी ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, एक बच्चा हिंदू में भी वैश्य के घर पैदा हुआ, अलग अलग कास्ट में पैदा हुआ। तो डिफरेंस आ गया सामाजिक। कोई लड़की पैदा हुई है, कहीं लड़का पैदा हुआ है, अलग अलग है, अलग अलग हो गए, सोशल डिफरेंस हो गया। कहीं ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं, अलग अलग है ना डिफरेंस, जेंडर का फर्क है वहां पे। तो यानी ये अपने आप नहीं कोई सोच के करता है, सोच के नहीं किसी का जन्म होता है कि हम वहां जाएंगे सेलेक्ट करके, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है एक्सीडेंटली बाय बर्थ, वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, उसकी वजह से होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है? कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, कम्युनिटी, सब कुछ, या फिर जेंडर, फिजिकल अपीयरेंस की हम सोचे कि हम ब्लैक कलर के होंगे, हाँ ये बढ़िया है, हम सोच के जाए हम व्हाइट कलर के रहेंगे, पैदा होंगे, व्हाइट कलर वाला टिक करो ऑप्शन, ऐसा तो होता नहीं है। या हम सोच के जाए कि हम थोड़ा लंबे चौड़े रहेंगे,
हम छोटे नहीं रहेंगे, हमारी नाक थोड़ा बढ़िया रहनी चाहिए एकदम, हम एकदम सुंदर सुंदर होना चाहिए, या फिर हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा हाथ पैर सब सही, उंगलियां सब सही होनी चाहिए, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ सोच के नहीं आता ना, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ होता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंस में तो हैं, लेकिन बर्थ की वजह से है, फिजिकल अपीयरेंस है, डिफरेंस है, डिसेबिलिटीज है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, बर्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है भैया, तो पहला तो हो गया जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर होना। दूसरा होता है इच्छा पे, चॉइस पे, मैं फीमेल हूँ, आप मेल हैं, कोई ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, ये डिफरेंस हो गया, ये बाय बर्थ डिफरेंस है। मैं आर्ट साइड पढ़ रही हूँ या मुझे सोशल साइंस के सब्जेक्ट पसंद है, मैं ह्यूमैनिटीज लेकर आगे चल रही हूँ, आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आप साइंस लेके आगे चल रहे हैं, ये चॉइस है, हमें डिफरेंस हो गया। मैं सोशल साइंस का ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें अंतर हो गया, सोशल डिफरेंस हुआ, लेकिन ये बर्थ से नहीं हुआ है, ये चॉइस से हुआ है। मैं ईश्वर में विश्वास रख रही हूँ, मुझे अपार आस्था है, भक्त टाइप के इंसान हूँ मैं, जिसको बोलते हैं ना आस्तिक है, और किसी को ईश्वर में विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है, मुझ में उसमें फर्क हो गया, सोशल डिफरेंस हो गया। और ये सोशल डिफरेंस बर्थ से नहीं हुआ है, चॉइस से हुआ है, इच्छा से हुआ है। हम किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कुछ, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम उस पर जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, फाइन, ये डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस किसकी वजह से है, चॉइस की वजह से है। आपको यही समझना है कि डिफरेंस बर्थ से भी हो सकता है और चॉइस से भी हो सकता है, ये दो बातें आपको समझनी है। और आपको ये समझना है कि डिफरेंस कई बार बुरा नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों में डिफरेंस होते हुए भी सिमिलैरिटी हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेल है फीमेल है लेकिन एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सिमिलैरिटी है। भाई हम हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं, या हम बुद्धिज्म रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, आप जैनिज्म रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, ये हमारी सिमिलैरिटी है। हमारा डिफरेंस है कि हम अलग अलग रिलीजन के, हम अलग अलग कास्ट के हैं, तो हम कैसे देख रहे हैं वो डिपेंड करेगा ना। जो सिमिलैरिटी है वो कई ढेर सारे डिफरेंस के होने के बावजूद भी उनको एक कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि सिमिलैरिटी होते हुए भी डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। मैम आप क्या कह रही हैं, ऐसे कचर कचर होता है? नहीं नहीं भाई रुको, तो डिफरेंस है लेकिन तब भी सिमिलर हो, यानी कि तुम ठीक है हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ हो, लेकिन हो तो इंडियन ना, फाइनली सिमिलैरिटी है। और मान लो सिमिलर भी है, हम भी हिंदू है, तुम भी हिंदू हो, लेकिन पता चला हम ब्राह्मण है, पता चला तुम क्षत्रिय हो, फिर डिफरेंस हो गया हमारे अंदर। इसका मतलब मैम हम जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा? यस एग्जैक्टली, डिफरेंस और सिमिलैरिटी वाइस वर्सा है, वो होते हुए भी डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस होते हुए भी सिमिलैरिटी हो सकती है। हम कैसे देखते हैं, हम क्या पहचानते हैं, उस पर मैटर करता है। अब तुम धीरे धीरे समझने लगे हो, अगर ऐसा तुम्हें समझ में आ रहा है तो यहाँ तक हमने देखा कि डिफरेंस, सोशल डिफरेंस कैसे आता है, बर्थ से, चॉइस से, और डिफरेंस और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ हमने देखा, ये सब कुछ हमने देखा जो हम पढ़ते हैं, चूज करते हैं, ठीक ठीक ठीक। एग्जाम्पल दिया जी 3 एथलीट का, जो मैंने आपको दिया था, जो तीनों एथलीट का था, कि उनमें डिफरेंस यही है कि वो ब्लैक व्हाइट में है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि वो स्पोर्ट्समैनशिप है, कॉमन स्पोर्ट्समैनशिप है उनके अंदर। ये बातें मैंने आपको बताई। तो भैया अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है। अब हमें ये देखना है, देखो अब हमें क्या देखना था, अब हमें देखना था टाइप्स। अब हमें देखना है टाइप्स, किसके टाइप्स देखना है हमको? सोशल डिफरेंस के टाइप्स देखना है हमको। अब यहाँ पे तो दो टाइप्स होते हैं सोशल डिफरेंस के। पहला क्या है? ओवरलैपिंग डिफरेंस, और दूसरा क्या है? क्रॉस कटिंग डिफरेंस। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्या? ओवरलैपिंग, और दूसरा क्या होता है? क्रॉस कटिंग। दूसरा क्या होता है? क्रॉस कटिंग। दो तरह के डिफरेंस होते हैं, सोशल डिफरेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ व्हाट? सोशल डिफरेंस। थोड़ा इसको ध्यान से समझना है बाबू, क्योंकि ये बहुत असर करता है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है किसी कंट्री में। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग ये क्या है? देखो मेरी बात को समझो। एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है किसी देश में, किसी क्लास में, किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी स्टेट में, और एक डिफरेंस के होते हुए भी दूसरा डिफरेंस उन दो लोगों में हो जाए, ओवरलैप कर जाए, दो दो डिफरेंस हो जाए, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। एग्जाम्पल बताइए मैम, रुको रुको, जैसे कि थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी से उठाते हैं डायरेक्ट। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में क्या सिस्टम था? कास्ट सिस्टम था, कि ये भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वाला है, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, शूद्र वाला वर्ण है, दलित का
वर्ग है, ऐसा होता था। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या हुआ, कास्ट का डिफरेंस। हमारा हिंदू में 50 तरीके से बांटा गया है, ठीक है, सब कास्टेस, इसको बोलते हैं सब कास्टेस। तो अपर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया। लोअर क्लास का जो कास्ट थी हमारी, लोअर क्लास थी जो हमारी दलित की, ये डिफरेंस है पहला डिफरेंस कास्ट का। दूसरा डिफरेंस क्या है, अपर वाले अमीर हैं और जो दलित हैं वो काफी गरीब हैं, यानी रिच और पुअर का काफी बेहतर डिफरेंस है। अमीर गरीब का भी डिफरेंस है, पहले कास्ट का डिफरेंस है, उसी के ऊपर से अमीर गरीब का भी डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस हो गए, यानी कि दोनों डिफरेंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दो दो डिफरेंस हो रहे हैं, तो खाई और बढ़ जाती है, गैप ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे अमेरिका में सेम सिचुएशन था। एक तो कलर का डिफरेंस था, जो ब्लैक थे, अफ्रीका वाले जो लोग थे वो ब्लैक थे, अमेरिका वाले व्हाइट थे। इसके बावजूद अफ्रीका वाले जो थे वो गरीब थे बहुत ज्यादा, यानी कि इसके अलावा भी एक डिफरेंस है अमीरी गरीबी का, बहुत ज्यादा है, जो कि गरीब हैं अफ्रीकन, जो अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन हैं, और जो व्हाइट अमेरिकन हैं वो क्या है, काफी अमीर है। यानी दो दो डिफरेंस हो गया। जब दो डिफरेंस सोसाइटी में हो जाता है तो उसे ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस कहते हैं। और जब ओवरलैपिंग हो जाती है किसी सोशल डिफरेंस की, तो वहां पे डिवीजन होना तय हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस के बीच की जो खाई है, जो लाइन है, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एक और एग्जांपल है नीदरलैंड का। नीदरलैंड में जैसे समझो, दरअसल क्या होता है, जैसे हिंदू में अलग अलग कास्ट होते हैं, सब कास्ट होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं वो सिया सुन्नी करके, वैसे क्रिश्चियनिटी में होते हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, दो अलग अलग होते हैं, है ना। सब कास्ट, उनकी कास्ट वर्ड तो नहीं यूज करते हैं, लेकिन दो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो लोग अलग अलग मान्यता रखते हैं, तो उनमें विवाद होता है। तो नीदरलैंड में ऐसा है, नीदरलैंड में ये सोशल डिफरेंस है कि कैथोलिक्स भी है, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे अमीरी गरीबी का कोई डिफरेंस नहीं है। लगभग लगभग सभी लोग उतने ही अमीर, उतने ही गरीब, यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो लगभग लगभग उतनी ही है वहाँ के लोगों की। तो वो जो डिफरेंस है वो ज्यादा मेंटेन नहीं होता है, जो डिफरेंस है वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होता। वो जो सिमिलैरिटी है कि हमारा आपका इकोनॉमिक स्टेटस सेम है, वो उस चीज को ढक देता है, यानी कि इट्स ओके कर देता है। समझ रहे हैं, वो है क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग क्या है, एक डिफरेंस है, उसी में दूसरा डिफरेंस और भी है अमेरिका का। एक तो कलर का है, वो ब्लैक है, वो व्हाइट है, ऊपर से ब्लैक वाले बहुत गरीब है, व्हाइट वाले बहुत अमीर हैं, तो दो दो डिफरेंस हो गया, ओवरलैप कर गए दोनों डिफरेंस, तो दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ गई। जैसे क्लास में, चलो हम तुमको एग्जांपल, और क्रॉस कटिंग में क्या है, क्रॉस कटिंग में हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्रॉस कटिंग में क्या है, एक डिफरेंस है लेकिन दूसरा सिमिलैरिटी ऐसा है कि वो उसको इट्स ओके कर दे रहा है, यानी उसको क्रॉस कट कर दे रहा है। नीदरलैंड में कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक स्टेटस लगभग सेम है, तो वो इस बात को हाईलाइट ही नहीं होने देते हैं कि आप कैथोलिक्स हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, तो वो इट्स ओके में चला जाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल के नहीं है, वो डिफरेंस का वो भावना उनके अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, क्लास में एक तरफ तो मान लीजिए बॉयज बैठे हैं, एक तरफ गर्ल्स बैठे हैं, तो जेंडर के बेसिस पे तो आपने डिफरेंस किया, डिफरेंस है ही, किया नहीं किया जाता, ठीक है, अलग अलग है, सोशल डिफरेंस है, दे आर गर्ल्स, दे आर बॉयज। उसके बाद मान लो कभी कभी किसी क्लास में जाता है लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, चलो उल्टा बोल देते हैं, मान लो कभी कभी किसी क्लास में जाता है लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लड़कियां बहुत बेकार है, तो वो जो डिफरेंस है, जो खाई है, वो बढ़ जाती है। इस क्लास की लड़कियां जो है पढ़ने में पूरी तरीके से खराब है, पूरी तरीके से बेकार है, रही हो चुकी है पूरी तरीके से। लड़के बहुत अच्छे हैं इस क्लास के पढ़ने के बाद, लड़के हाईलाइट होगा, भले उसमें 5 छह एकदम बेकार है, लेकिन वो क्या है, वो जो डिफरेंस है ना, सोशल डिफरेंस, लड़के और लड़कियों का, वो बढ़ गया किसी एक डिफरेंस की वजह से। या बात करने का होता है, जैसे बहुत बात करते हैं लड़के, लड़कियां शांत रहती हैं इस क्लास की, फिर वो डिफरेंस जो है वो तुम्हारा बढ़ जाता है, लड़के और लड़कियां बोलने वाला जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दो दो डिफरेंस ओवरलैप कर रहे होते हैं। और जब होगा कि मेल से फीमेल साइड सो के क्या करें, हम क्या करें, पढ़ तो सब एक ही तरीके से रहे हैं, सारे बच्चे शांत है, या सारे बच्चे, पता चला सारे ही बच्चे शैतान है, सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो दूसरा वाला सिमिलैरिटी हो गया कि पूरी पूरी क्लास ही बदमाश है, पूरी पूरी क्लास ही बदमाश है, या पूरी पूरी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बैच है ये, बड़ा यहाँ टीचर आता है पढ़ाने में मन करने लग जाता है, शांत रहती है ये क्लास, या ऐसा करके भी जो भी है। तो जो दूसरा डिफरेंस है वो सोशल डिफरेंस को क्या कर देता है, कट कर देता है। अगर सिमिलैरिटी है, अगर सिमिलैरिटी है किसी तरह की, तो वो एक डिफरेंस को उसके ऊपर क्रॉस कट कर देता है उसको, नीदरलैंड में जैसे। और पता चला पहले से डिफरेंस है ही, सोशल डिफरेंस मेल फीमेल का, ऊपर से फर्क भी बहुत ज्यादा है, पढ़ाई में एकदम पूरे खराब है, एक अच्छे हैं, तो वो ओवरलैप कर गया, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो खाई है, वो और बढ़ गई, और डिवीजन हो जाता है कि लड़कियां ऐसी हैं और लड़के ऐसे हैं, यानी कि डिवीजन क्रिएट हो गया। हमारे इंडिया में जैसे डिवीजन क्रिएट हो गया, अमेरिका में जैसे डिवीजन क्रिएट हो गया। तो क्या आपको ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग वाली मेरी बात समझ में आई? ओवरलैपिंग डिफरेंस का मतलब है कि एक डिफरेंस के होते हुए भी दूसरा डिफरेंस आए, वहां पे एग्जिस्ट करे, तो फिर डिवीजन की संभावना वहां पर हो जाती है।
बढ़ जाती है, दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। और अगर एक डिफरेंस है और दूसरे तरह की कोई सिमिलैरिटी है तो वो उसको क्रॉस कट कर देती है और मैनेज कर देती है सिचुएशन को। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे ओवरलैपिंग में इंडिया का, अमेरिका का, और क्रॉस कटिंग में आप याद रखेंगे नीदरलैंड का। ठीक है भैया, तो ये बातें मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। यही जो मैंने आपको बताया था नीदरलैंड वाला, ये वो है। ठीक भैया, क्रॉस कटिंग एग्जाम्पल है। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का दिया हुआ है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड का, ये इसका एग्जाम्पल है, ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है, लेकिन ये एनसीईआरटी में इसके साथ दिया ना, इसलिए मैंने आज को लिख दिया। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल है वो इसका एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग का। बता रहा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन सफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अमीरी गरीबी का भी जो गैप है वो वैसा ही है। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स हैं लेकिन वो लोग इक्वली रिच हैं, इक्वली पुअर हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो दो तरह के डिफरेंस से हमने इसको समझा। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन निकला क्या कि भैया जो ज्यादातर कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड की वो कैसी होती हैं, मल्टीकल्चरल होती हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी वहां पे होती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे कर रहे हैं। अब आइए यहाँ देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, कि ठीक है हमने ये पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, डिफरेंस किस तरह ओरिजिनेट होते हैं, डिफरेंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे डिवीजन हो जाता है, हमने यहाँ तक देखा। ठीक है, डिफरेंस में जब हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो डिवीजन होता है, हमने यहाँ तक पढ़ा। पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है, पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन से क्या रिलेशन है, अब हमको ये समझना है कि वो क्यों बीच में आ जा रहा है, उससे क्या लेना देना है। देखो लेना देना है बाबू, ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन का जो मिक्सचर है, अगर पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में इंटरफेयर करी या सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में जाके को रिलेट करने की कोशिश किया, ऐसा दोनों का कनेक्शन हुआ तो ये बहुत डेंजरस होता है, ये बहुत डिजास्टरस होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन होता है कि नहीं हम पढ़ेंगे आगे समझेंगे। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स अगर आती है धर्म में जाति में तो फिर विनाश हो जाता है उस देश में, यानी उस देश को बहुत सफर करना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे क्या वाकई ऐसा है या नहीं है तो क्यों है। तो भैया ये जो सोशल डिवीजन है वो कैसे पॉलिटिक्स को कैसे असर करता है, तो सीधी सी बात है जो मैंने आपको कही कि काफी डेंजरस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये बात है ना बाबू कि जो कंपटीशन है, अगर कोई देश डेमोक्रेसी है, किसी देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है तो कंपटीशन है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बात समझाई थी, पॉलिटिकल पार्टी है तो कंपटीशन है। हालांकि वहां मैंने कहा था कंपटीशन है तो लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों का वेलफेयर होगा, पार्टी अच्छा करने की कोशिश करेंगी ना होड़ में, हम लोगों का ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों का ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो इस होड़ में लोगों का वेलफेयर होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन सुनिए, जब ये होड़ हो रही होगी कि हम अच्छा करेंगे हम अच्छा करेंगे, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे कि ये एक अलग ग्रुप बटा है, एक अलग ग्रुप बटा है, तो उनका मुद्दा ही चेंज हो जाएगा ना। वो तो यही करेंगे कि अरे ये शोषित वर्ग है, हम आपके लिए अच्छा करेंगे, कि ये जो अपर कास्ट है वो आपके ऊपर डोमिनेटिंग है तो हम आपके लिए नए कुछ सुविधाएं लाएंगे, आपके पक्ष में कुछ फैसले लेंगे, ऐसा प्रमोट करने लगेगी। फिर कोई एक सोसाइटी होगी, एक पार्टी आएगी, वो दूसरी वाली का प्रमोट करने लगेगी, अरे सब लोग माइनॉरिटीज को या इनको इनके साइड में बोलने लगेंगे तो एक दिन तो माइनॉरिटीज बढ़ जाएंगे, आप दब जाएंगे, फिर आपका क्या होगा, आपको अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा सीन होने लगता है। बात को गंभीरता से समझिए। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है, जैसे अलग अलग दो ग्रुप हैं, हिंदू मुस्लिम्स का है या कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स का है, तो बता रहे हैं उनको कम वाले को कि हम आपके साइड है, ठीक है, कि आप बहुत आपके साथ बहुत दिक्कत हो रही है, आप बहुत कष्ट में हैं, आपको बहुत परेशानी है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम जब जीतेंगे तो आपके हित में फैसले लेंगे। तो कह रहा है अरे भाई साहब, मेजोरिटी वालों को पता चले माइनॉरिटी वाले ही एक दिन बढ़ जाएं, आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन आपको अपना पावर को कायम रखने के लिए या अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इस तरह नेगेटिव नहीं कमेंट देते ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहकर ही देते हैं कि आपके ऊपर ना हनन होने लगे आपके अधिकारों का तो हम आपके साइड रहेंगे। तो पार्टीज बढ़ जाती हैं जाति के बेसिस पे, पार्टीज धर्म के बेसिस पे बंटने लगती हैं, ये आम बात है, ऐसा होता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नीदरलैंड में, ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नीदरलैंड में क्या हुआ था, आयरलैंड में, सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड में। नीदरलैंड का तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाला केस ही बहुत अच्छा है, वहां पे ज्यादा गैप ही नहीं है, वहां डिवीजन ही नहीं होने की संभावना नहीं है ज्यादा, यानी डिफरेंस है लेकिन इकोनॉमिकल स्टेटस इतना ठीक है, ओवरलैपिंग डिफरेंस है ना, तो सॉरी क्रॉस कटिंग डिफरेंस है वहां पे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नीदरलैंड में, क्योंकि क्रॉस कटिंग है, एक डिफरेंस को दूसरी सिमिलैरिटी काट दे रही है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रॉब्लम थी, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल था, दो प्रॉब्लम, एक तो अमीरी गरीबी का भी और दूसरा कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का।
तो यहाँ देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड में दो ग्रुप्स थे, ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग। 55% वहाँ प्रोटेस्टेंट थे और 44% वहाँ पे रोमन कैथोलिक्स थे। ऑल अबाउट वहाँ पे 55% क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, और 44% क्या थे, रोमन कैथोलिक्स थे, ठीक है। अब देख लीजिए यहीं पे मुद्दा अलग हो गया, पार्टीज भी अलग अलग बट गई। पार्टीज भी किस पे बट गई, पार्टीज भी इसके कास्ट के बेसिस पे या ग्रुप्स के बेसिस पे बट गई। जैसे समाज बटा होगा पार्टी उसी का साइड लेने लगती है। तो यहाँ पर एक पार्टी हुई जो कि यूनियनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी, रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट, और यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो देखो हुआ क्या था, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे मान लीजिए ये आयरलैंड का हिस्सा है, तो ये इसका नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है। ये क्या है, इसका नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है। यहाँ पे दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। मतलब देश की जनसंख्या ऐसी होती है कि उसमें प्रोटेस्टेंट्स 55% होते हैं नॉर्दर्न हिस्से में, उसी की बात हो रही है, और 44% उसमें कैथोलिक्स होते हैं। नीचे जो है वो कैसा है, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट है, जहाँ पे कैथोलिक की संख्या ज्यादा है। देखो ये पूरा ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है नीचे वाला। नॉर्दर्न आयरलैंड कितना है, सिर्फ इतना है। नॉर्दर्न आयरलैंड कितना है, ये है, जहाँ पे रोमन कैथोलिक सब रह रहे हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो नीचे क्या है ना बाबू, नीचे जो है वो कैथोलिक्स रह रहे हैं। नीचे कौन रह रहा है, कैथोलिक्स रह रहे हैं। और यहाँ पे ब्रिटेन है, जहाँ पे ब्रिटेन में ज्यादा क्या है, प्रोटेस्टेंट्स है। कौन है, प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स दोनों हैं। तो यहाँ के जो कैथोलिक्स हैं वो ये चाह रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के कि हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिल जाएं, क्योंकि इसमें कैथोलिक ज्यादा है। तो हम लोग अलग होना चाहते हैं, डिवीजन नहीं, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, हम कैथोलिक्स, हमारा नहीं बन रहा है, पट नहीं रहा है। फिर उसके बाद विवाद हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं रहते हैं, हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिक्स हो जाएंगे। पार्टी उनको देखो प्रमोट कर रही है वहाँ पे, नेशनलिस्ट पार्टी जो है, कि ठीक है हम जीतेंगे तो हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, उसी ग्रुप में हम मर जाएंगे। तब फिर वो दूसरा वाला क्यों चुप रहेगा, प्रोटेस्टेंट्स। वहाँ क्या हो रहा है, नहीं, जब ये पार्टी जीतेगी, यानी जो प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट कर रही है, वो बोलेगी कि नहीं हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही मिलकर रहेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज्यादा है, जो यूके है, ब्रिटेन है, हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिक्स करके रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज्यादा है, हम लोग सेम टाइप के लोग एक ही जगह रहेंगे, वहाँ हमारा ग्रुप है, हमारी एथनिसिटी बनी रहेगी, ये बना रहेगा, वो बना रहेगा। ऐसी इनकी थिंकिंग है। जब ऐसी थिंकिंग होगी तो 100% है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा ना भाई। तो फिर फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला इस चीज का, ये कह रहे हैं कि हम अलग होंगे, यूके के साथ जाएंगे। था एक सोशल डिफरेंस सामान्य सा, उसको आप नॉर्मली करके भी रख सकते थे। लेकिन हाँ ये भी एक बात है, दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का फर्क आया। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज की भी मदद मिलने लगी, पॉलिटिक्स इंटरफेयर करने लगी। देख रहे हो, पॉलिटिक्स इंटरफेयर करने लगी। अब सोशल डिफरेंस में डिवीजन हो चुका है यहाँ, तो सोशल डिवीजन में अब पॉलिटिक्स जो है वो इंटरफेयर करने लगी है, पॉलिटिकल पार्टीज। रिजल्ट क्या निकला भैया, कि यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में भयंकर फाइट हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और 1998 में जाके ये बंद हुआ, जहां पर एक पीस ट्रीटी के साथ, समझौता के साथ किसी तरह इसको बंद कराया गया। यही नहीं, एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, वहां पर एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा था। एथनिक कंपोजिशन बताए थे ना हम तुम लोग को, लाइव तो है नहीं तो पूछते। एथनिक कंपोजिशन बताए थे ना, एक ऐसा ग्रुप जो एक कल्चर को शेयर करता है, कॉमन कल्चर को शेयर करता है। जैसे बेल्जियम में हम लोग देखे थे कि हम लोग एक ही लैंग्वेज बोलने वाले जो ग्रुप है उसको एथनिक कंपोजिशन, एथनिक ग्रुप कह सकते हैं। एक ही जगह के लोग जो रहने वाले हैं, एक ही जेंडर के हैं, कोई भी ग्रुप जिनका कल्चर शेयर कर रहे हो जो लोग एक दूसरे से, वो एथनिक ग्रुप कहते हैं, उसको हम एथनिक कंपोजिशन वहाँ हो जाता है। तो यूगोस्लाविया में भी अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग थे। वहाँ पे भी मामला जो है डिवीजन में तब्दील हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर हुआ, और फाइनली 1991 में वो 6 देशों में बट गया। यूगोस्लाविया जो देश है वो 6 छोटे छोटे देशों में बट गया 1991 में, जिसमें मैकेडोनिया, क्रोएशिया ऐसे देश आते हैं। मतलब जब पॉलिटिक्स ने इंटरफेयर कर दिया सोशल डिवीजन में, सोशल डिफरेंस में, डिवीजन में, तो वहाँ पे डिजास्टर्स हो गया। एग्जाम्पल सामने आता है हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड और यूगोस्लाविया, 2 एग्जाम्पल हमारे पास सामने आता है। लेकिन हम ये इन दोनों को देख के नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन में आना या दोनों का एक ही देश में होना, जहाँ पे पॉलिटिक्स भी और सोशल डिवीजन भी है, वो हमेशा खतरनाक ही होगा, वो हमेशा भयावह ही होगा, ये कह देना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है, ऐसा कई देश हैं जहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है। उसी समय में, सेम टाइम्स में, कई जगह में डिजास्टर
नहीं हो रहे हैं। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है जो मैंने आपसे बताया कि उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, वो डिवीजन पे चर्चा तो करेगी ही, वो उसमें वेलफेयर की बात को तो लाएगी ही। मुद्दा यही होता है ना कि एक्शन जो है उसका ऐसा ना हो कि डिजास्टर्स हो जाए। पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के साथ होना डिजास्टर्स नहीं होता। ये तो उचित बात है ना कि ठीक है, एक हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो पार्टी जो है एक एक पे फोकस नहीं कर सकते। हालांकि आप तो वेलफेयर करना है, आप सरकार में जब आएंगे, पावर में आएंगे, जब आप एज अ गवर्नमेंट होंगे, तो आपको तो पूरे चीजों पे ध्यान देना होगा। तो ये उस पर बात करना गलत नहीं है कि मुस्लिम के लिए हम ये कर रहे हैं, हिंदू के लिए हम ये कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं, उससे बात करना गलत बात नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के साथ होना गलत नहीं हो सकता, लेकिन ओवर इंटरफेयर करना और उसमें गलत फैसले लेना या एक पक्ष में फैसले लेना डिजास्टर्स हो जाता है। ठीक बात है। तो आप बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन किसी देश में साथ साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं, हर जगह डिजास्टर्स नहीं है। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए हैं। ये क्या है मैम? अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें आयरलैंड का, नीदरलैंड में आयरलैंड का और यूगोस्लाविया का, वहां तो कितनी समस्या हो गई पॉलिटिक्स के इंटरफेयर के चक्कर में ही। तो वो लोग अपने से रह रहे होते तो ना रह रही होती इतनी दिक्कत। बताइए, आप बताइए। देखो मेरी बात सुनो, सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। एक ही कंट्री में रूल कर रहे हैं, उनका एक देश में होना सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स का, ये जरूरी नहीं है कि हर देश में डिजास्टर्स हो। मैंने क्या बताया कि एक पक्ष में फैसला लेने या उनके ऐसे एक्शन के कारण डिजास्टर्स होगा। जनरली उन दोनों का एक देश में होना डिजास्टर्स नहीं होता। तो आप बताइए, अच्छा फिर मैम आप ऐसा सोच रहे होंगे ना, आप बताइए मैम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये तय होता है कि डिजास्टर्स है कि डिजास्टर नहीं है। ठीक है, ये गुड क्वेश्चन है, ये हम बताते हैं तुमको कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से पता चलेगा, फिक्स होगा कि किसी देश में सोशल डिवीजन है, डाइवर्सिटी है, पॉलिटिक्स का रिलेशन उसके साथ है, तो कैसे मेंटेन रहे, कैसे डिजास्टर्स ना हो ना। हाँ बताते हैं, 3 फैक्टर्स हैं इसके लिए। तीन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जो आउटकम है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट होगा सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का, उसके रिजल्ट को ये डिफाइन करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तीनों फैक्टर। पॉलिटिक्स तो होगी भाई सोशल डिवीजन में, क्यों नहीं होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ये 3 फैक्टर तय करते हैं। इनके बेसिस पे तय होता है कि देश में कैसा सिस्टम होगा, क्या असर होगा पॉलिटिक्स जब सोशल डिवीजन में इंटरफेयर करेगी। और कर रही है ठीक है, लेकिन करने के बावजूद 3 फैक्टर वो कौन से हैं? तो पहला है भैया क्या, कि लोग कैसे परसीव करते हैं बाबू। मैं सबसे पहली बात मैंने कही थी ना कि तुम अगर समझने लगे हो इस चीज को कि डिफरेंस, तो भाई चॉइस के बेसिस पे जो डिफरेंस और सिमिलैरिटी का कनेक्शन था, मैंने उस समय तुमको कहा था ना, तुम अगर ये समझने लगे हो कि अरे ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो तुम एकदम सही समझने लगे हो। लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करें, मैं हाईलाइट करके रखूं कि आई एम फीमेल, मैं इस काम को नहीं कर सकती, मैं उस काम को नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं कर सकती, वो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं उसको साइड करूं, मैं बोल दूं कि आई एम टीचर हेयर, बस हो गया। अगर सब वर्क कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो वर्क। स्टूडेंट हूं मैं, अगर देश की बात करें, मैं नागरिक हूँ इस देश का, अधिकार है मेरे पास। और हम किसी से, हमें क्या जरूरत है ऐसे ऐसे करने का कि नहीं आई एम फीमेल समवन इज मेल, या फिर आई एम हिंदू समवन इज मुस्लिम, या मैं कहूँ कि आई बिलोंग्स टू बुद्धिज्म रिलीजन समवन बिलोंग्स टू जैनिज्म। ये मैं क्यों आइडेंटिटी बीच में लाऊं? वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर इंडियन। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी पहचान को, हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे देख रहे हैं। हम नैरो माइंडेड हैं कि हम ब्रॉडर माइंडेड हैं? हम किसी चीज की आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को नैरो रख रहे हैं कि ब्रॉडर रख रहे हैं? हम पे डिपेंड होगा, उस देश के लोगों की सोच पे डिपेंड होगा। लोगों की छोटी सोच होगी, हर बात पे अलग अलग ही करना है लोगों को, तो फिर तो दिक्कत होगी भाई। देखो डिजास्टर्स तो होगा ही। तब फिर लोगों की नैरो माइंडेड नहीं है, लोग नैरो माइंडेड नहीं है, थिंकिंग अच्छी है उनकी, ओपन है, तब चीजें बेहतर होंगी। इंडिया में जैसे है, जैसे कि इंडिया में हम गए, मैंने बोला ना हिंदू है मुस्लिम है, तो सो व्हाट। अच्छा आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता सबको रहता है, याद होना चाहिए कि हमारा देश थोड़ा बड़ा हुआ करता था पहले। हमारे यहाँ भी रिलीजन की पॉलिटिक्स ही हुई थी, जिसकी वजह से 2 देश आज इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। नहीं पाकिस्तान जैसा कोई देश ही ना होता, हमारा हिस्सा था वो। रिलीजन में पॉलिटिक्स आया था, याद रखिएगा। ऐसा होता कि वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर नए देश पाकिस्तान की मांग ना करते तो पाकिस्तान उस समय शायद ना होता। आज हम लोग का एक बड़ा देश होता पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी होते, ऐसा होता। लेकिन पॉलिटिक्स ने इंटरफेयर किया था,
पॉलिटिक्स ने दोनों रिलीजन को अलग अलग बांटा था, उस समय इम्पैक्ट दिखाई देता है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन में, और वो डिजास्टर्स था। किसी देश का डिसइंटीग्रेशन होना, अलग अलग होना, बंटवारा होना बहुत भयावह होता है। उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे देख रहे हैं? हम इंडियन देखते हैं ना, हमें क्या मतलब था हिंदू मुस्लिम, लेकिन हुआ पॉलिटिक्स इंटरफेयर करी और डिजास्टर्स हो गया। तो लोगों को चाहिए कि अपनी थिंकिंग को ठीक रखें, अपनी आइडेंटिटी को एक ब्रॉडर व्यू दें, ये बहुत जरूरी है। जैसे बेल्जियम में लोगों ने दिया था, कोई 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 भाषा बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उन लोगों ने अकोमोडेट किया ना सिचुएशन को कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसमें इतने परसेंट होंगे, इतने परसेंट लोग होंगे, इट्स ओके, खुशी खुशी रह रहे थे वो लोग। नॉर्दर्न आयरलैंड में देख लो, नहीं रह रहे थे, डिजास्टर्स हो गया, है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड में। अब दूसरी बात क्या, पहली बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आई मेरी? आपको मेरी ये बात समझ में आना चाहिए कि पीपल, लोग कैसे परसीव करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अब दूसरा है क्या, पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी डिमांड को कैसे बढ़ाते हैं, कम कैसे आगे रख रहे हैं कम्युनिटी के सामने। पॉलिटिकल लीडर्स क्या पता, पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं चलिए हाँ हम लोग ना आपके साइड आएंगे, हम लोग जीतेंगे, हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाएंगे, हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल जाएंगे। अरे किस लिए भाई? पॉलिटिकल लीडर्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर भी इंडिया एग्जाम्पल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। किसी देश में पॉलिटिकल लीडर कैसे उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, डिफरेंस को, डिवीजन को, ये भी डिपेंड करता है। तमिलनाडु में शायद वो फैसला ना लिया गया होता कि सिन्हाला को हमें ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना है, बिना ये सोचे समझे जरा भी कि तमिल भी रह रहे हैं 18%, बाकी और धर्म के लोग भी रह रहे हैं, अलग भाषा भी बोल रहे हैं। सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियली शायद डिक्लेयर ना किया होता तो इतनी समस्या ना आई हुई होती। ये एग्जाम्पल आएगा कब? जब पॉलिटिकल लीडर्स के रोल की बात आती है। पहला किसकी बात आई? लोगों की रोल की बात आई, पीपल की। दूसरा किसकी बात आई? पॉलिटिकल लीडर्स के रोल की बात आई। जहां पे आपको याद रखना है श्रीलंका का एग्जाम्पल, यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल, कि पार्टीज ऐसा डिमांड रख रही हैं, पार्टीज ऐसा सामने रख रही हैं, पार्टीज को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर रहें, अंदर रह के बातें करें। हम आ जाएंगे सरकार में, हमारे पास पावर हो जाएगी तो हम इसको रिजर्वेशन दे देंगे, इसको वो कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर, ठीक है। ये अति आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि माइनॉरिटीज को सहयोग करना है तो करिए, कितना करना है उसके लिए भी दायरा है। आप मेजोरिटी वालों को दिक्कत में नहीं ला सकते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसा अनैतिक व्यवहार नहीं हो सकता है देश में जो संविधान के अकॉर्डिंग ना हो। तो पॉलिटिकल लीडर्स का जो रोल है, जो रवैया है पार्टीज का, वो भी बहुत डिपेंड करता है किस पे? देश सोशल डिवीजन पे, पॉलिटिक्स के असर पे। पॉलिटिकल लीडर्स का जो रवैया है, जो उनका तरीका है, वो भी डिपेंड करता है लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का। तीसरी बड़ी बात है सरकार की, पावर में है जो। तीसरी बड़ी बात किसकी है? सरकार की। गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है? भाई यार, अलग अलग ग्रुप डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि क्लास 10th के बच्चे जो हैं, क्लास 9 के बच्चे जो हैं, रोते रोते जा रहे हैं सर के पास, ज्यादा हो गया रोते रोते, हाँ रोते रोते, मान लो दिक्कत में है, मान लो रोते रोते जा रहे हैं, और सर से कह रहे हैं मार मार हो रही है, ठीक है, कायदे से एकदम जाके, नहीं नहीं सर हम इन लोग के साथ नहीं बैठेंगे, इस ग्रुप के साथ नहीं बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, पता चला नहीं हम पीछे बैठेंगे, हम नहीं जानते, हम लोग का सेक्शन अलग अलग कर दीजिए, हमारी क्लास अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग पढ़ेंगे। उस समय सर का डिसीजन भी मैटर करेगा कि उस देश में, उस क्लास में कैसी सिचुएशन होगी। सर अगर अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह करके उचित फैसला देते हैं कि नहीं, क्यों क्यों लड़ाई करोगे, आधा बैठो चल के, आधी सीट पे तुम लोग बैठोगे, आधी सीट पे तुम लोग बैठोगे, आगे बैठे लड़ाई हो रही है, रुको टर्न वाइज कर देते हैं, हफ्ते में आधे दिन 3 दिन तुम लोग बैठोगे, 3 दिन तुम लोग बैठोगे, टेस्ट देने में संडे को टेस्ट ही रहता है। उस समय का सर कहती है हाँ सही कह रहे हो, अलग अलग करो इन लोग को, एकदम से अलग अलग बैठाएंगे, क्लास ही अलग कर देंगे, उस समय मुद्दा खराब हो जाएगा। देश को, देश की जो सरकार है, जो उसको रूल कर रहा है, पावर में जो है, उसको कैसे देश को संभालना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, ये बहुत मैटर करता है। श्रीलंका में जैसे था, श्रीलंका में उसको बढ़ाया जा रहा था और ज्यादा आक्रोश बढ़ रहा था, लोग हम तमिल इलाम लेंगे, हम तमिल इलाम लेंगे, तमिल इलाम वाला पॉलिटिकल पार्टी में भी जा सकता है, लेकिन वो शोषित वर्ग था, वो ऐसा बोलेगा ही बोलेगा। सेम सिचुएशन कहाँ पे आती है? श्रीलंका में एग्जाम्पल हम जो दे रहे हैं कि श्रीलंका में जो सरकार थी उसका फैसला गलत था। सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही है उस डिवीजन का, उस डिफरेंस का सपोर्ट कर रही है, और जब ऐसा होगा तब दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उस देश की सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमने क्या 3 चीजें देखी कि जब पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन पे इंटरफेयर करेगी, पहला लोगों का रवैया, उस देश के लोग अपनी पहचान को कितना नैरो रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में घुसे हुए हैं, वहां उसी में कास्ट, सब कास्ट ही करते रह रहे हैं, मेल फीमेल ही करते रह रहे हैं, फीमेल को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेल को ऐसा नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं कि
थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग कर रहे हैं आइडेंटिटी की। इंडियंस हो रहे हैं, सिटीजन्स हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जबरदस्ती भड़का रही हैं, जबरदस्ती में डिफरेंस को डिवीजन में क्रिएट कर रही हैं, या फिर अकोमोडेशन की सिचुएशन है। सरकार गलत फैसले लेकर के माइनॉरिटीज को ज्यादा बढ़ा करके गड़बड़ कर रही है कि इक्वल कर रही है। ये तीनों चीजें मैटर करती है कि उस देश की पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन पे कैसा फर्क है, कैसा असर है। हमेशा पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन में इंटरफेयर करना, पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के साथ होना गलत नहीं होता है। वो तो होगा ही ना, वो तो पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि नॉट बैड। तो क्या उसके लिए कंक्लूजन क्या हमारे पास निकलता है, हमें क्या करना चाहिए, किसी देश में क्या होना चाहिए? तो जो कैसे होगा, कैसे शांति होगी किसी देश में, डेमोक्रेसी भी हो, डिवीजन भी हो, तो जो शोषित वर्ग है उसको अपने खिलाफ सहते नहीं रहना चाहिए कि भाई सुनता रहे सब कुछ। जो शोषित वर्ग होगा उस देश का, उसको अपने खिलाफ हो रहे इनजस्टिस, अपने खिलाफ हो रहे जो अत्याचार हैं उसके खिलाफ बोलना होगा। लेकिन बोलने का तरीका होता है, बोलना होगा डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से आपको बोलना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, अपनी बात को वहां तक पहुंचाना होगा, तब सीधे तरीके से कोई फैसला लिया जा सकता है। जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि सोशल डाइवर्सिटी तो रहेगा ही, उसको आप ऐसा खतरे में क्यों ले रहे हैं कि इस देश में बहुत टाइप के लोग हैं, इस देश में अलग अलग जेंडर के लोग हैं, इस देश में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, दिक्कत क्या है उसमें? डाइवर्सिटी रहे, हमारे इंडिया में भी तो है, हम लोग सही से रह तो रहे हैं। अलग अलग आप अलग अलग थोड़े डिस्ट्रिक्ट में जाइए, भाषा चेंज हो जाती है, अलग हो जाता है व्यवस्था, दिक्कत है उससे? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स से भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, दिक्कत उन तीनों बातों पे, हमें पॉलिटिकल लीडर्स के व्यवहार पे और गवर्नमेंट के फैसलों पे, बस उन तीनों पे है। तो आपको ये बात याद रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना डाइवर्सिटी की तरफ, और अकोमोडेशन रखना है। ओके ओके। हिस्ट्री ने हमेशा शो किया है कि डेमोक्रेसी ही सबसे, ये लाइन आपको याद रखनी है और अपने नोट्स में जरूर लिखनी है। हिस्ट्री ने हमें, इतिहास में सिखाया है कि डेमोक्रेसी सबसे सही तरीका होता है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपनी पहचान पाने के लिए, और डाइवर्सिटी में खुशी खुशी रहने के लिए, चीज़ों को इजीली हैंडल करने के लिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि डिफरेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है। वो मैक्सिको के एग्जाम्पल से हमने समझा कि लोग कितनी प्रताड़ना में थे, लोग कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे मौका लेके। यूएसए के सिविल राइट मूवमेंट को याद रखिए। फिर डिफरेंस और सिमिलैरिटी के बाद डिवीजन क्या होता है हमने देखा। डिफरेंस कैसे समाज में पैदा होता है ये हमने देखा, चॉइस और बर्थ से। डिफरेंस दो तरह का हो सकता है, ओवरलैपिंग में खाई बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि पॉलिटिक्स का क्या असर होता है सोशल डिवीजन पे, इतना डिजास्टर्स भी हो सकता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और यूगोस्लाविया जैसे देश, इंडिया जैसे देश में बंटवारा हो जाता है। और ये भी हमने देखा कि कैसे बेहतर है उसका सोशल डिवीजन में होना स्वाभाविक है, पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन पे असर होना स्वाभाविक है। और वो असर कैसा होगा वो 3 फैक्टर पे डिटरमाइंड है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लोगों की थिंकिंग, सरकार, पॉलिटिकल लीडर्स का रवैया। तो ये सारी चीज़ें हमको सिखाती है कि डेमोक्रेसी और सोशल डाइवर्सिटी दोनों आवश्यक है, और हम डाइवर्सिटी में अकोमोडेट कर सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं उचित तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इसको एक बार, मेरे पढ़ाने के बाद, मेरा बोलने का मतलब होता है कि एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए, ताकि ये पूरा जो स्टोरी आपने सुना या पूरा जो आपने कॉन्सेप्ट सुना, शब्द सारे वही हैं, एग्जाम्पल सारे वही हैं, तो आप अपनी नज़रों से एक बार देख लेंगे बुक को, तो आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू।